आज जो हमें पढ़ना है वो तीसरा चैप्टर पढ़ना है, मैट्रिक्स। आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर हमें 3 की बात करनी है और नाम है उसका मैट्रिक्स, आव्यूह। मैट्रिसेस भी लिख सकते हो आप, इसका प्लूरल होता है, और इसकी हमें बात करनी है। और इसमें जो है जो कठिन चीज थी वो आपके सिलेबस से कट गई है ना, पता है कि नहीं। इसमें जो है आपका एलिमेंट्री मेथड कट गया है। देखो जो कट गया है उसको मैं लिख देता हूं, बाकी चीजों को हम पढ़ेंगे एकदम आसान भाषा में। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो था, इसके थ्रू आप इनवर्स फाइंड करते थे। इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम, प्रारंभिक संक्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हो, प्रारंभिक संक्रिया। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से कट गया। ठीक, तो बाकी चीजें हमें क्या पढ़ना है, आव्यूह क्या होता है, उसमें 2-3 टाइप देख लेने हैं। ठीक है, फिर इनका जोड़ देखना है, घटाना देखना है और गुणा देखना है, 3 चीज। ठीक है, उसके बाद सम्मित और विषम सम्मित देखना है, और इसमें एक टॉपिक जुड़ा है जो कि व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी, तो उसको हम लोग सारणिक में पढ़ेंगे। बस इतना पढ़ना है। ठीक है, बिहार बोर्ड में कुछ नहीं कटा। अगर बिहार बोर्ड में कुछ नहीं कटा तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इसके पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें जा करके ये वाला टॉपिक देख लेना है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें क्वेश्चन वगैरह भी लगवाया है। ठीक है, और जब ना समझ में आए तो बताना, आगे तो हम हैं ही। ठीक है, तो क्लास शुरू की जाए। तो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जय, दुआ सलाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, तो क्लास शुरू की जाए। तो सबसे पहले आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह जो है, देखो कुछ लिखना उखना नहीं है, केवल सुनना है ध्यान से, क्योंकि कभी एग्जाम में लिखने को नहीं कहता है ना। ये क्या है, एक व्यवस्था है। एक क्या है, व्यवस्था, अरेंजमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हो, अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, तो व्यवस्था में जो है हम वस्तुओं या संख्याओं, ठीक है, अब वस्तुओं में सब कुछ आता है, और ये नंबर्स, जितनी भी चीजों को आप जानते हो सब वस्तुओं के अंदर, संख्याओं को, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हाँ, राधे राधे, सही को राधे राधे। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप सपोज करो कि यहां जो है विलेज नंबर 1 है, पहला गांव, यहां विलेज नंबर 2 है। ठीक, अब यहां पर मैं फसल लिख रहा हूं, इधर गांव लिख दिया, फसल, धान लिखा, इधर गेहूं लिखा। ठीक है, और क्या लिख दूं, दाल लिख देता हूं। ठीक है, और मान लो कि पहले गांव से जो है 10 टन उत्पादन की बात कर रहा हूं, यहां से 15 टन, यहां से 20 टन गेहूं आया, यहां से क्या आया, 10 टन मान लो कि गेहूं आया, यहां से 5 टन, यहां से 7 टन। ठीक है, तो अब ये जो व्यवस्था मैंने बनाई, ये जो आपको व्यवस्था दिख रही है, ठीक, इसी व्यवस्था को आप क्या कहते हो, आव्यूह कहते हो। ये समझने के नजरिए से एग्जाम्पल इधर के लिए। ठीक है, दूसरा, जो युगपत समीकरण होते हैं उन समीकरण को भी हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समीकरण जो है वो मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं। जैसे अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 लिखा, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल मैंने 5 लिख दिया, ये लिखा।
तो इनके जो कोफिशिएंट हैं, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर 1 2 1 1 -1 -3, यहाँ पर 1 1 -2 ये बना। फिर x y और z, और इधर जो बना 2 3 और 5। तो मैट्रिक्स के रूप में हमने इनको भी व्यवस्थित कर दिया। ये क्या है? युगपत समीकरण। ठीक है। तो आव्यूह जो होता है वो क्या है? वस्तुओं या संख्याओं का क्या है? व्यवस्था है, जिनको हम क्षैतिज, क्षैतिज कहने का मतलब कैसे? इधर को, ये क्षैतिज डायरेक्शन है। ठीक। और ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है। इन व्यवस्थाओं में, क्रम में हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। बोलो, आई बात समझ में? एकदम सुकून से सुनिए केवल, और कुछ नहीं करना है। तो मैट्रिक्स क्या है? वस्तुओं और संख्याओं को हम क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों में या क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्लियर? तो जो ऊर्ध्वाधर हैं, जो ऊपर से नीचे हैं, इनको हम स्तंभ कहते हैं। इनको कॉलम कहा जाता है, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में आप स्तंभ कहते हैं। और जो क्षैतिज हैं, इनको आप रो कहते हो और हिंदी में पंक्ति कहते हो। यानी कि वस्तुओं को हम पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं, ऐसे व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे चलूं। आगे चला जाए? चल, तो ये इसका इंट्रो था कि मैट्रिक्स होता क्या है। एकदम सुकून से सुनने का, नो धक्का मुक्की। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, एकदम सुकून से सुनिए, सब कुछ सुकून से रिवीजन करिए और क्वेश्चन लगाइए, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है। कहाँ फंस गया भाई? इधर फंसा हुआ। ठीक, चलो। तो अब बारी आती है, हम थोड़ा सा रो और कॉलम जान लें। क्या जान लें? रो एंड कॉलम। और इसी की हेल्प से हम जानेंगे क्या? ऑर्डर, जिसको हम कहेंगे कोटि या क्रम। इस चीज को हमें जानना है। क्लियर? तो मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, ABCDEFGHIJ, जो भी लिखना चाहो। क्लियर है? PYQ करवाएंगे, पढ़ा लेंगे तो फिर आराम से सुकून से PYQ करवाएंगे, ताकि आपको याद रहे चीजें। ठीक है। आप देखो, एक क्लास हो रही है, एक चैप्टर आप सुकून से पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है। ठीक है। देखो, किसी में टाइम लगेगा अगर, तो जब सेकेंड बुक स्टार्ट होगी तो समाकलन में लगना है। समाकलन में हो सकता है 2 या 3 क्लास में पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज हैं उसके। ठीक है। तो बहुत धक्का मुक्की नहीं करना है, जितना मैं पढ़ाऊँ। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या चाह रहे हो, मैं कैसे पढ़ाऊँ ये बताओ? क्या समझने लायक था आप बताओ? सिंपल सी बात। उसमें क्या ऐसा था जो नहीं समझ में आया? बताओ। कैसे पढ़ा रहे हैं? इससे, इसको पेन कहते हैं यहाँ, ये बोर्ड पे। ठीक है। बताओ भाई, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी तो मैं केवल शुरुआत किया हूं, इसमें समझने लायक क्या था? मैंने केवल इतना बताया कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह क्या होता है। इतना अच्छा एग्जाम्पल लिखा तुम्हारे लिए। बताओ, अब तुम धान गेहूं और दाल न जानो कि ऐसे ऐसे बना दिया गया, तो ये व्यवस्था है ना? इधर से इसको आप पंक्ति कहते हो, इसको स्तंभ कहते हो। तो इसमें क्या समझने लायक है आप बताओ? अच्छा, क्लियर है? ठीक, चलो समझाओ यार तुम लोग। देखो, ऐसे ऐसे लोग। अच्छा, ये अप्रैल में समझेंगे? नहीं, जाने दो, बच्चे हैं, ऐसा नहीं करते। चलो, ठीक है। तो इसको आप कहते हो क्या? उनको ये नहीं पता कि कौन सा बैच है, तो क्या बताया जाए? ठीक है। इनको पंक्ति कहते हो और इनको स्तंभ कहते हो। ठीक है। अब मैंने कहा, ठीक है, कि किसी भी आव्यूह को आप ए से लिखते हो और आव्यूह को जो है आप
ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में, ये एक्चुअल में बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं होता, ये अवयव का सिंबल है, ठीक है, दिखता वैसा है इसलिए ऐसा लिख देते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा और एफ लिखा, ठीक है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो आप कहोगे इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसको R1 कहा जाएगा, रो 1, और इसको R1 और ये R2, रो 1 और रो 2। क्लियर है? पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। क्षैतिज कहने का मतलब कि जो समतल जिस पे आप खड़े हो उसके पैरेलल, उसके समांतर, तो ये समांतर आप चल रहे हो, दिख रहा है ना? क्षैतिज मतलब इसके समांतर, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, जैसे आप खड़े हो वो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, और लेट जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, सब मिला के जो है ये चाह रहे हैं कि हम इनको ब्लॉक कर दें, तो इनको हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तुम लोग बुरा ना मानना इसके लिए, ठीक है। अब इनको मोए मोए वाला सॉन्ग सुनना है तो मैं इनके साथ मोए मोए कर देता हूँ। क्लियर है? चलो इनको मोए मोए कर दिया जाए, भाई बहुत देर से परेशान है ये। अब इनको जो है मोए मोए सुनना है, लो कर दिया इनके साथ मैंने मोए मोए, ठीक। अब तुम लोग जो है ना खुश हो जाओ। चलो क्लियर? हाँ, बिहार बोर्ड के पहले पीवाईक्यू हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। और बिहार का भी पीवाईक्यू होगा, बिहार का पीवाईक्यू अलग से करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आपका फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होता है ना, अपने पास पूरा जनवरी है, पढ़ेंगे एकदम आराम से, परेशान ना हो। अभी तो सप्ताह में 2 या 3 दिन में पढ़ा रहा हूँ, फिर जब उधर आ जाएगा तो रोज पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया। और अगर मैं स्तंभ की बात करूं, इधर आ जाओ, तो ये क्या है? पहला कॉलम है C1, ये क्या है? C2, और ये क्या है? C3। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये तीसरा स्तंभ। तो जो ऑर्डर या कोट या क्रम होता है, आप क्या करते हो? पहले पंक्तियों की संख्या, और एक सिंबल लगाते हो गुणे का। गुणा करते नहीं हो आप, केवल सिंबल लगाते हो, ध्यान रखना। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो मान लेते हैं इसका अगर हमें लिखना हुआ क्रम, तो कितनी पंक्तियां हैं? 2, और कितने स्तंभ हैं? 3। तो इसका जो क्रम आया या कोटि आई या ऑर्डर आया, वो क्या आया? 2x3। 2x3 का मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 3 क्या है? स्तंभ है। अगर दोनों का गुणा कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है। ये अवयव कहलाएंगे, ये अवयव के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक है। बीएससी बीएड वालों के लिए भी कुछ है क्या? आप क्या चाहते हो? ठीक है, जो नहीं कटा उसको क्या करें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं कटा वो चीज मैंने देखो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 3 साल की, ठीक है, 3 साल की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जितना मैं यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, वो ठीक है। और जो बचा हुआ है मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में उसको पढ़ा दूं, ठीक है। अगली क्लास में मैं मेंशन करके चलूंगा। एक्चुअल में बिहार बोर्ड का जो है सिलेबस मैंने डाउनलोड नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। आप क्या करना, आप जो छूट जाए, एक आध टॉपिक आपका छूटेगा, आप जाके वहां से देख लो, प्लेलिस्ट खोलो, आप आराम से वीडियो, उस पर नाम लिखा हुआ कौन सा चैप्टर मैंने किस दिन किस कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, आप वहां से देख लो। क्लियर है? ठीक, आई बात समझ में? चलो, हाँ, यूपी बोर्ड पर ही ध्यान दे रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये क्या है? अब मान लो कि इसको हमने m लिख दिया और इसको n लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये जो है आपका कोटि या क्रम दिखाता है आव्यूह का। इतनी बात समझ में आई? अब आव्यूह का एक जनरल नोटेशन होता है, एक क्या होता है? जनरल नोटेशन, व्यापक आप लिखते हो उसको। अगर मैं ये लिखूं, ए लिख दिया और ये ब्रैकेट लगाया, यहां पर आई लिखा और जे लिखा, और यहां पर m क्रॉस n लिख दिया, ठीक है।
कहने का मतलब है कि ये एक आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं और n क्या है, स्तंभ है। तो ये आव्यूह का जनरल नोटेशन है और इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग अभी लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कैसे। आई और जे की वैल्यू बदलते जाओ। जैसे इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, A11, इसको आप क्या कहोगे, A11। कहने का मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का है। ये लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये क्या लिखा जाएगा, A13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये क्या लिखा जाएगा, A21। उसी तरह से ये A22, ये क्या लिखा जाएगा, A23। आई बात समझ में? देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर है? तो आई और जे जो है, आई पंक्तियों को दिखाता है कि कौन सी पंक्ति में ये एलिमेंट है, और जे दिखाता है कौन से स्तंभ में ये एलिमेंट है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? तो इसको अगर आप नोट कर लो जल्दी से तो सब कुछ क्लियर है। बस इस पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जल्दी से तैयार हो जाओ। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। क्लियर है? नोट कर लिया? कुछ भी छूटेगा नहीं, बस टेंशन ना लो। मैं लिखूंगा कम, बताऊंगा ज्यादा। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, आप लिखते चलना जहां जरूरत लगे, क्योंकि अब लिखने लिखाने का टाइम खत्म हो गया। अब केवल क्वेश्चन लगाने का टाइम है। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो चलें आगे। नोट कर लिया? चलो भाई, तो आ जाओ आगे। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एक आव्यूह की रचना कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक आव्यूह की रचना कीजिए। एक आव्यूह की रचना कीजिए जो निम्न है। क्या है? तो कह रहा है कि A बराबर AIJ और 2x3 है। 2x क्या है, 3 है। और कह रहा है कि AIJ जो है ये डिफाइन है I+J/3। आई बात समझ में? हमें इस आव्यूह की रचना करनी है जिसमें AIJ क्या है, I+J/3, और ऑर्डर कितना है, 2x3। देख लिया क्वेश्चन? आसान एकदम। तो अगर मैं एक बात पूछूं कि इसका क्रम 2x3 है, यानी कि इसमें कितनी पंक्ति है, 2, और कितने स्तंभ है, 3। तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 2 हो सकती है। कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। इसको देख करके आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 और 2। आई या तो पहली पंक्ति में हो सकता है या तो दूसरी पंक्ति में, उसके आगे पंक्ति ही नहीं है। और जे जो हो सकता है वो 1, 2 और 3 हो सकता है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ। ठीक है, यानी कि हमारा जो आव्यूह आएगा ए, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे A11, A12 और A13, यहां दिखेगा A21, A22 और A23। 6 एलिमेंट आएंगे टोटल। देखो, 2 गुणे 3। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता जाऊं, इसका 1 लूं और सबके साथ रखूं, फिर इसका 2 लूं और सबके साथ रखूं। कैसे रखना है, 1 लेना है, सबके साथ रखना है, 2 लेना है, सबके साथ रखना है। क्लियर? तो अगर मैं 1 ले रहा हूं तो A11 आएगा, यहां पर 1 + 1 रख लो, और by3, यानी कि पहला एलिमेंट आया 2/3। फिर A1 लो और 2 रखो जे को, तो 1 + 2/3, यानी कि 1 आ गया 3/3। फिर A1 लो और 3 लो, तो 1 + 3/3, यानी कि 4/3 आ गया तीसरा एलिमेंट। क्लियर है? फिर A2 लो और जे को 1 लो, आई को 2 लो और जे को क्या लो, 1 लो, तो 2 + 1/3, यानी कि 1। A22 अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 + 2/3, यानी कि क्या आ जाएगा, 4। और A23 करेंगे हम तो 2 + 3/3, यानी कि 5/3। क्लियर है? अब ये सारे मान जो आए उठा के यहाँ रख दो। ये जो मान आपको दिख रहे हैं, ये इनको उठाकर क्या करो, यहाँ पर रख दो। देखो, तो यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो, अगर मैं रख देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा,
ए बराबर जो आएगा, पहले क्या आया है 2/3, फिर क्या आया है 1, फिर क्या आया है 4/3, फिर क्या आया है 1, 4 और 5/3। ये आ गया व्यू और इसका ऑर्डर आ गया 2x3। देखो, तो अब कुछ भी देगा तो आप व्यू बना सकते हैं आसानी से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ। देखो एकदम सुकून से पढ़िए। हाँ ठीक है। साफ नहीं दिख रहा है अगर, तो थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लो। यहाँ से सब कुछ सही है, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आपका नेट जो है या तो इशू कर रहा है, या तो आपने क्वालिटी बहुत कम कर रखी है। क्वालिटी कम से कम 360 या 240 ऊपर चलाओ, 360 चलाओ, अच्छा दिखेगा। क्लियर है? चले आगे। लग जाएगा? क्लियर? चलो, तो अगला जो है, सुनो, अगला जो है एकदम सिंपल भाषा में हमें अवयव के प्रकार जानना है। लेकिन एकदम सुकून से हम सारे प्रकार नहीं जानेंगे। जिनको पढ़ना है बुक से पढ़ लेना, मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूं। केवल 3 चीजों की मैं बात करूंगा, वर्ग अवयव, तत्समक अवयव और शून्य अवयव। केवल 3 चीज, ठीक है। वैसे तो बहुत ढेर सारे होते हैं अवयव, लेकिन हम केवल क्या बात करेंगे, 3 अवयव। एक वर्ग अवयव, होते बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप कहते हो, ठीक है। फिर क्या जानेंगे हम, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, और एक जानेंगे तत्समक अवयव, आइडेंटिटी। ठीक, इन 3 की हमें बात करनी है। वर्ग अवयव क्या होता है, तो जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। क्लियर? बात समझ में आ रही है? वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां और स्तंभ क्या हो, बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो। सिंपल लैंग्वेज में, और कुछ नहीं करना है, उसको हम वर्गावयव कहते हैं। जैसे ए इक्वल ABCD, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है। 3x3 भी हो सकता है। देखो आपके सिलेबस में इंटर तक जो है 3x3 तक ही है, उसके आगे नहीं है। आप 3x4 कहो या 4x4 कहो, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में लास्ट कहां तक है, 3x3 तक। नो वाइस भाई, केवल आपके लिए कि और किसी के लिए भी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? यार कैसे कैसे कमेंट कर देते हो तुम लोग। आ तो रही है, तुम अपना चेक करो। कह रहा है नो वॉइस, ठीक है। दोबारा मैसेज ना करना नो वॉइस का, ठीक। ये लो, क्यों तुम्हारा नाम ले लूं भाई, क्या तुमने ऐसा कर दिया है फिर से? मतलब ये FM स्टेशन हो गया क्या, फोन लगा के फोन अ फ्रेंड खेल रहे हो तुम, कि सर ये वाला गाना सुना दीजिए। अभी एक तो मोए मोए कर रहा था, ठीक है, तो उसके साथ मोए मोए हो गया, ठीक है। अब तुमने फोन अ फ्रेंड बना लिया, FM चैनल की फोन लगा के अपने दोस्तों के नाम गिनाएंगे, ठीक है। तो सर जो है नाम अनाउंस करेंगे, ठीक है। दोस्तों ने बहुत बड़ा तोप चला दिया है, कारगिल युद्ध में गए थे, है ना। बताया ना कि मैं नाम कब लेता हूँ। अभी क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन का आंसर बताओगे, सही बताओगे तो नाम लूंगा, ठीक। चलो, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? शून्य अवयव क्या होता है, जिसके सभी अवयव शून्य हो। आप कहोगे कि जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसका क्या मतलब? मतलब सारे के सारे एलिमेंट शून्य। और इसको स्पेशली ओ से लिखा जाता है। आप चाहो तो किसी लेटर से लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए जो अलॉट किया गया वो क्या किया गया, ठीक है,
जीरो जो है शून्य जो है अलॉट किया गया कि आप इससे इसको लिखेंगे। जैसे मैंने 0 0 0 ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है? शून्य अवयव। ये क्या है? शून्य अवयव। इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सबसे काम का जो है वो है हमारा तत्समक अवयव। क्या है? तत्समक अवयव। क्या होता है तत्समक अवयव? तो तत्समक अवयव होता है कि वर्ग अवयव। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? ये वर्ग अवयव होता है, ठीक है। पहली कंडीशन है कि इसको क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मुख्य विकर्ण, अभी क्या होता है मैं बताऊंगा, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव इकाई, इकाई या वन जिसको कहते हो, होता है, होते हैं, ठीक। और तीसरी कंडीशन, अन्य अवयव शून्य होते हैं, ठीक। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूं, इनका क्या लिखना चाहूं, एग्जाम्पल लिखना चाहूं इनका, ठीक है, तो मैं इधर एग्जाम्पल लिख देता हूं। देखो, तो इनका जो एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, अगर आप 2x2 लिखोगे तो उसको I2 लिखते हो। I2 का मतलब 2x2, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। क्लियर? कैसे लिखोगे? 1 और 1, ये 0 और ये 0, ठीक है। I3 का मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, आई से लिखा जाता है आइडेंटिटी, ठीक है, तो उससे आई लिया गया, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इधर वाला, ये दिखा, विकर्ण ऐसे ही होता है ना, इसको आप मुख्य विकर्ण कहते हो। इसको क्या कहते हो? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, दिख रहा है दोनों। इधर से जो, इधर वाले को क्या कहते हो? पश्च विकर्ण, इसको अग्र विकर्ण भी कहा जाता है। लेकिन इधर से इधर डायरेक्शन याद रखना, ठीक है, ये मुख्य विकर्ण है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? टाइप समझ में आया? केवल 3 पे स्पेशल फोकस करना है आपको, ठीक है। मैंने कितने बनाए हैं? तो मैंने 3 बनाए हैं भाई। कितने बनाए हैं? 3। ये 3 को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो अगर आप इनको ध्यान रखोगे, ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल और लिखना चाह रहे हो तो इसका एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप, ABCDEFGHI, ये क्या है? 3x3, ये भी वर्ग अवयव। क्लियर? 2x2 3x3, ठीक है। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्लियर है? देखो, अगर अब तुमने कहा नहीं, 0 की जगह पे कोई नंबर नहीं हो सकता, तत्समक अगर है, ध्यान देना, किसने पूछा? अमजद ने, ठीक है। ये जो 0 लिखा गया है इसकी जगह पे 0 ही रहेगा, और कुछ हो गया अगर तो वो तत्समक नहीं रह जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, 0 की जगह और कोई नंबर अगर हो गया तो फिर वो तत्समक नहीं रह जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। अगर अब की बार तुमने कहा मेरा नाम ले लीजिए, तो देखो एक के साथ मोए मोए हो गया, अब की बार तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा फोन अ फ्रेंड का जो कनेक्शन है ना, तार, वो मैं काट दूंगा, ठीक है। और एक बार कट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं यहाँ पर, ठीक। अगर एक बार मैंने यहाँ से ब्लॉक किया तो फिर कभी दिखोगे नहीं, फिर मुझे ना कहना कि मेरी गलती है, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो, अब आगे जो जानना है वो जानना है दो अवयवों की तुलना। क्या जानना है? दो अवयवों की तुलना। और इस पे जो है क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा,
जो आपके 1-2 नंबर और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी से आते हैं। ठीक है, जो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके आते हैं शुरू के पहले दूसरे, और ऑब्जेक्टिव जो होता है पहला और दूसरा 1-1 नंबर वाले, वो इसी से आता है। ठीक है, ऑब्वियस अगर क्वेश्चन रखेगा तो यहीं से रखेगा। तुलना कैसे की जाती है? ठीक है, तो तुलना आप करते हैं कब? ठीक है, जब उनके, ठीक है, 2 कंडीशन, एक ही लिख लो। ठीक है, अगर ए और बी दोनों क्या है, यदि ए और बी दो समान क्रम के, समान कोटि या क्रम के अवयव हैं, तब इनकी तुलना हो सकती है या होती है, जो भी लिखना चाहिए। ठीक है, अर्थात पहले में जितनी पंक्ति है दूसरे में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, पहले में जितने स्तंभ हैं दूसरे में उतने स्तंभ होने चाहिए, क्योंकि आपने क्या लिखा है, इनकी कोटि जो है, जब दोनों, या 2 लिखे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। सेंटेंस में देख रहा था, ये चीज दिख रहा है आप, समान कोटि या क्रम के हो, तब उनकी आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। अर्थात क्या, कि ए में पंक्तियों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, ये होना चाहिए। और दूसरा, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में स्तंभों की संख्या। ये दोनों कंडीशन अगर है, यानी कि रो रो की इक्वल है, कॉलम कॉलम की इक्वल है, तो दोनों अवयवों की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। नहीं, दोनों क्या हो, वर्ग अवयव, ये जरूरी नहीं है भाई, ये 2x3 हो, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, ये रहा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, क्लियर। ठीक है, कि दोनों वर्ग अवयव हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया, यस बताओ। मैंने सिंपल सी बात कही कि पहले में जो पंक्तियों की संख्या है दूसरे में हो। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखो एग्जांपल, जैसे मैंने ए लिखा, मैंने क्या लिखा, ए अगर लिखा, ए को लिखा x y 2 और 5, ये लिख दिया, और बी को मैंने लिख दिया, ठीक है, 2 3 t और s, दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2। एक दूसरा एग्जांपल में लिखता हूं, ए बराबर लिखा, ठीक है, AB3 DE4, ठीक है, और मैंने बी बराबर लिखा 1 2 3 5 4 F, ठीक है। और मैं आपसे कहूं इसका ऑर्डर क्या है, 2x3, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x3, दिख रहा है। तो यहां से अगर मैं कहूं x और y की वैल्यू, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लो। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है, t की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2, s की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 5। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो इनको। अभी हम अवयवों की समानता आगे पढ़ेंगे, तो फिर क्वेश्चन में कहेगा कि अगर समान है तो आप इनका मान बताओ। अभी मैं केवल कंपेयर करने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये और ये समान है, इसलिए आप तुलना कर सकते हैं, ये और ये समान है, इसलिए तुलना कर सकते हैं। क्लियर है बात? अभी मैंने ये नहीं कहा, आप लोग आंसर बता रहे हो, अच्छी बात है, मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके बराबर है। ये जो आंसर आप दे रहे हो ये कब है, जब ए और बी बराबर है, ठीक है।
अभी मैंने केवल कंडीशन बताई है कि तुलना कब होगा। ठीक, क्लियर है बात? चलो देखो, बोला ना कि यहाँ धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से पढ़ो। धक्का मुक्की करोगे तो ब्लॉक कर दूंगा। सुकून से, किसी को किसी के लिए कमेंट नहीं करना है। जिसको करना है मेरे लिए करना है और अपने लिए करना है बस। कौन क्या कर रहा है उससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ज़्यादा यहाँ चौड़ी आता है उसको मैं पहले ब्लॉक कर देता हूँ। तो फैलना तो बिल्कुल नहीं है ना? आराम से पढ़ो। चलो क्लियर? बाकी लोगों के लिए मैं हूँ, टेंशन ना लो तुम लोग केवल दिमाग यहाँ रखो, ठीक है। मुझे यहाँ 1000 की भीड़ नहीं इकट्ठा करनी। मैंने बहुत 1000 लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ केवल वो पढ़े जो पढ़ने आता है। 2 लोग पढ़ोगे 2 लोगों को पढ़ाऊंगा, 1 लोग पढ़ोगे 1 लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन जिनको पढ़ना है केवल वो रहे, ठीक। पिछले जो है आप देखते ही आ रहे हो, ठीक है। 2 साल से जो है रिकॉर्ड कायम है। टॉपर्स जो होते हैं यहीं से आते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार टॉप 10 में जो है, पिछले बार, ठीक है, टॉप 10 में जो है 10 में से जो है 3 लोग थे, 4 लोग, ठीक है। दूसरी रैंक थी, चौथी थी, 9वीं थी और 10वीं थी, ठीक है। इस बार सेकंड टॉपर था और एक बच्चा और था, छठवीं रैंक जिसकी थी। और इस बार मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ किसका आता है, ठीक है। मुझे इकट्ठा नहीं करना है कि पूरा यूपी मुझसे पढ़े, मुझे इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। जो पढ़े बस ढंग से पढ़े, सुकून से, एकदम सुकून से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, जो ना आए हमसे पूछिए, बाकी हम हैं। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है यहाँ, इंटरटेनमेंट क्यों करना, ठीक है। अभी क्लास बंद करो, जिसको इंटरटेनमेंट करना है बंद करो, रील्स स्लाइड करना, स्क्रॉल करना शुरू करो। देखो एक से एक लोग दिखेंगे, ठीक है। जो आप चाह रहे हो वही दिखेगा, ठीक है। एआई आजकल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जो आप चाहेंगे वही आपको दिखेगा। क्लियर है? हाँ, सभी को गुड इवनिंग भैया। बस हो गया, गुड इवनिंग देख लिया मैंने। इतना बड़ा गुड इवनिंग भेजोगे तो समस्या है, एक बार गुड इवनिंग कर लो बस, बहुत है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये हमने पढ़ा क्या? 2 अवयवों की तुलना। अब आगे आ जाओ, हम 2 अवयवों की समानता, ठीक है। 2 अवयवों की समानता, इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि दोनों के क्रम बराबर होने चाहिए। दोनों के क्रम या कोटि जिसको आप कहते हो, क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी कि तुलना करने लायक होना चाहिए। दोनों क्या करने लायक होना चाहिए? तुलना करने लायक होना चाहिए। दोनों के क्रम या कोटि समान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? कोई समस्या किसी को? दोनों के क्रम समान होने चाहिए और दोनों के जो संगत अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? समान, यानी कि जो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है वो दूसरे में पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं ए इक्वल लिख रहा हूं 3, 4, 5 और 6, और बी इक्वल मैं लिख रहा हूं 3, 4, 5 और 6, तो देखो दोनों का क्रम बराबर है, दोनों के संगत एलिमेंट बराबर हैं, तो ए और बी क्या होगा? ए और बी बराबर होगा। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर ए और बी बराबर है तो इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसी पे क्वेश्चन आता है, इसके जस्ट अपोजिट हम चलते हैं, ए और बी बराबर देता है तो हमें क्या मिलता है कि इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम वहां से कंपेयर करके एक्स वाई जेड जो भी पूछता है उसका मान निकालते हैं। क्लियर है बात? आप कहोगे कि दोनों सेम लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, मैं कह तो रहा हूं, ठीक है, उसमें कोई परहेज नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ आ जाता है, जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इससे इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कैसे आता है? ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, मान लो x + y2, ठीक है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो है x - y मान, ठीक है।
ये हो गया ए, और एक बी दे देता है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि दे दिया 5, ठीक है, या 6 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 6, 2, 3 और 4 ये दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि ए और बी बराबर है, समान है, तब एक्स और वाई का मान, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्स और वाई का मान। क्लियर है? फिर से क्या नहीं आया यस? इतना सिंपल सी मैंने बात बताई। इसका जो ऑर्डर है, इसके ऑर्डर के अगर बराबर है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2, और इनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हैं, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल या समान होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समान है, समान होने की कंडीशन क्या है कि दोनों के क्रम बराबर होंगे और दोनों के जो संगत अवयव है, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट है, वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके और ये इसके, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये होगा और ऐसा है तो ये भी होगा। क्लियर है? तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 6 कंपेयर कर लिया हमने, और इक्वेशन 1 मान लो, और x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4। देखो 2 की जगह 2 है, 3 की जगह 3 है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे y और y कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5, और दोनों को अगर घटा दोगे तो x और x कट जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ लोगे y और y कट जाएगा, ठीक है, दोनों को घटाओगे x और x कट जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा y बराबर 1। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कितना आएगा y बराबर 1 और x y बराबर 1 और x बराबर 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये लिख लेना, एक क्वेश्चन यहां से, 1 क्वेश्चन इन बोर्ड। ये आना ही आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? जल्दी बताइए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर है तो बता दो, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, एनसीईआरटी में भी हैं, एग्जाम्पल में भी हैं, और भी आप जो बुक यूज करते हो उसमें हैं, तो आप नॉर्मल लगा सकते हो, जो ना आए बताना। गुड इवनिंग, जो लोग अभी आ रहे हैं गुड इवनिंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई समस्या? ठीक, चलो, ठीक, चलो। अब यहां से स्टार्ट होता है संक्रियाएं, अव्यूहों पर संक्रियाएं या अव्यूहों की संक्रियाएं, जो भी कह लो। तैयार हो जाओ। अव्यूहों पर अव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन हम पढ़ने चल रहे हैं। ऑपरेशन कहने का मतलब जोड़, घटाना और गुणा, 3 चीज, भाग नहीं होता मैट्रिक्स में, जो है भाग जैसी कोई चीज नहीं है। आपको जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है और गुणा पढ़ना है। क्लियर? कुछ लोग बहुत जल्द ब्लॉक होने वाले हो, ठीक है, चलो। तो पहला जो है हम क्या पढ़ेंगे, अव्यूहों का योग, ठीक है, एडिशन। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, एडिशन, ठीक है।
ठीक, क्रम क्या है इतना सोचोगे, क्रम कहने का मतलब ऑर्डर, जितने रो हैं और जितने कॉलम है उनका नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जो संख्या आएगी उसी को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, तो इसके पहले जो लिखा था इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रो हैं, दो, और कितने कॉलम है, दो, तो इसका ऑर्डर 2x2 है। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2x2 है। क्लियर, चलो। चलो ठीक है, बहुत देर से इरिटेट कर रहा था ये लड़का, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो होता क्या है, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है, दो आव्यूहों के योग के लिए, ध्यान से सुनना, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। कोटियां या क्रम या ऑर्डर जो कहते हो, क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, योग कैसे मिलेगा, तो संगत अवयवों को जोड़ने से। योग प्राप्त करने के लिए, संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो अवयव हैं अगर आपके पास तो आप क्या करो। ठीक है, देखो तुम भी बहुत देर से परेशान हो, हेलो हाय कर रहे हो गया हेलो हाय, पढ़ो। ठीक है, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। ठीक, नहीं भैया ये 10th वालों की क्लास नहीं है, ये 12th वालों की क्लास है। क्लियर, तो आपको क्या करना है, उनके क्रम देखने हैं और बस सीधा सीधा जोड़ देना है। जैसे अगर a इक्वल मैंने लिखा 2 3 - 2 1 4 -7, और b लिखा -3, ठीक है, -3 5 0 2 7। अब मैंने कहा कि आप चेक करो, तो आप कहोगे कि इसका ऑर्डर या क्रम जो है वो 2x3 है, और इसका भी कितना है, 2x3 है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी जो आएगा वो क्या आएगा, संगत अवयवों को जोड़ दो, 2 -3 -1, 3 और -3 0, -3 और 5 3, 1 और 0 1, 4 और 2 6, और 7 और -7 0, और इसका भी क्रम वही आएगा जिस क्रम के वो दोनों है। तो देखो जोड़ आसान है। देखो मैं एक बार मना करता हूँ, मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर यही वाला हाल होगा। क्लियर, क्यों फालतू कमेंट करना, सुकून से पढ़ो। अरे तुम्हें देख लिया कि हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि माला लियो जाप कर रहे हो, मोक्ष मिल गया हेलो सर करने से। अरे एक बार हो गया हेलो सर, ठीक है, तुम अपने काम का मैसेज करो, अगर मैं ना पढ़ूं तो बताना। तो तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हारी वजह से मेरा चैनल चल रहा है ना, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम सबसे स्पेशल हो। अरे ठीक है, आप पढ़ने से रिलेटेड कुछ भी पूछो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब इधर जा रहा है बार बार, वो जब दिखता है एक ही चीज ना तो बहुत फिर गुस्सा आती है। सुकून से पढ़ो, तो योग हो जाएगा। चलो, अब इनके गुणधर्म,
इनकी प्रॉपर्टीज, किसका, योग का। चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, अब पढ़ लिख के ठंडी बहुत है, खा पी के तान के सो जाओ। ठीक है, तो पहला है क्रम विनिमय नियम। तो इसका पालन करता है योग, जो है इसको क्या करता है, फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप a प्लस बी निकालो या b प्लस ए निकालो, दोनों बराबर आएगा। देखो इसी में आप a में b जोड़ो या b में a जोड़ो, मिलना यही है। क्यों? क्योंकि संख्याएं जो हैं, संख्याओं का योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। क्लियर? चैप्टर 2 में, ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है ना, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है अमजद, ठीक है, जिनको चैप्टर 2 में प्रॉब्लम है ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन जो है, ठीक है, जिनमें प्रॉब्लम हो, लिटरली जिनमें प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और अगली क्लास जब भी होगी मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? आप फोटो खींच के जो भी है भेज देना, लेकिन भेज दोगे तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, वॉइस स्लो आ रही है, ज्यादा स्लो आ रही है? वैसे सही तो आती है यार, क्यों स्लो आ रही है? ठीक है, चलें आगे। चलो ठीक, तो आप व्हाट्सअप कर देना जो भी प्रॉब्लम है इस पे क्वेश्चन। अब ये नहीं कि पूरा जो है बुक उठा के भेज देना, सर सॉल्व करा दीजिए, ये वाला काम मत करना। ठीक, दूसरा है साहचर्य नियम। क्या है? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो साहचर्य नियम का भी पालन क्या होता है, करता है योग। क्यों? अगर आप a प्लस बी निकालो और फिर इसमें c जोड़ो, या आप b और c पहले जोड़ लो और फिर इसमें a जोड़ो, दोनों बराबर आएगा। दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। क्लियर है? तो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। बोलो। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? योग के तत्समक की। योग का तत्समक, और ये चीज जो है आव्यूह के लिए नहीं, संख्या के लिए, हर एक चीज के लिए जहां योग होता है वहां ध्यान रखना। ठीक है, योग का तो तत्समक है आव्यूह में, तो एक ऐसा आव्यूह कि अगर उसको किसी आव्यूह में जोड़े तो फिर से वही वाला आव्यूह मिल जाए। ठीक है, जैसे अगर हम a प्लस बी इनको जोड़ रहे हैं और फिर से a आ रहा है, तो b क्या कहलाएगा? तत्समक। क्या कहलाएगा? तत्समक। a में b को हम जोड़ रहे हैं और फिर से a मिल रहा है, तो b क्या कहलाएगा? तत्समक। और योग के लिए शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह जो होता है तत्समक आव्यूह होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि a प्लस ओ इक्वल ओ प्लस ए इक्वल ए। आप a में o को ऐड करो, o में a को ऐड करो, मिलना a है, क्योंकि o के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ एग्जाम्पल लिखूं, मैं लिख दूं a बराबर 1 2 -3 और 2। ठीक है, और मैं एक शून्य आव्यूह लिखूं, इसका भी देखो योग करना है तो क्रम बराबर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। तो वो भी हम जो शून्य आव्यूह लिखेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। जितना इसका ऑर्डर होगा उतने ऑर्डर का शून्य आव्यूह लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 0 0 0 और 0। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, a प्लस ओ करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? फिर से ये वाला मिल जाएगा 1 2 -3 और 2, यानी कि ये किसके इक्वल है? a के इक्वल है। क्लियर? आई बात समझ में? तो शून्य आव्यूह जो है वो योग का क्या होता है? तत्समक होता है। क्लियर? किसी को कोई समस्या? जल्दी बताओ। क्लियर हो गया? तो ये चीज जो मैंने मेंशन की है इसको आप हमेशा ध्यान रखना। तत्समक अगर कहे तो तत्समक का मतलब ही होता है
कि अगर योग का कह रहा है तो उसको आप जोड़ो तो जिसमें जोड़ा है वो फिर से मिले। ठीक है, ये हर जगह, ये नंबर्स के लिए भी लगता है, अवयव के लिए नहीं। नंबर संख्या पद्धति आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें भी यही होता है नियम। ठीक है, चले आगे। अब एक चीज हमें जानना है, एक प्रॉपर्टी इसमें अभी और बची है, हम लोगों ने कितनी देखी, 3। एक प्रॉपर्टी और बची है, उस पर मैं दोबारा लौट के आऊंगा। अभी एक चीज पहले, उसके पहले जानना है आव्यूह का ऋणात्मक। क्या जानना है? आव्यूह का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक आव्यूह है तो उसके सारे एलिमेंट्स को माइनस से रिप्लेस कर दो, -1 से क्या करो, बदल दो, सब में माइनस लगा दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। जैसे अगर मैंने ए लिया, ठीक है, 1 -2 -3 0 2 और 4 ये लिया, तो इसका जो ऋणात्मक आव्यूह होगा उसको आप -a से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? माइनस ऑफ ए। और ये क्या दिखाएगा कि आप इसमें माइनस लगा दो, तो 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, 0 तो 0 ही रहेगा, 2 माइनस और 4 माइनस। तो ये इसका क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। एकदम सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जो साइन है एलिमेंट्स का उनको चेंज कर दो। चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, आव्यूह के प्रत्येक अवयव का आप साइन क्या करिए, चिन्ह जिसको कहते हो, ठीक है, उसको आप परिवर्तित कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स नहीं, इनवर्स मैट्रिक्स अभी नहीं। ठीक, ये समझ में आया। तो एक प्रॉपर्टी जो बची है जिसको आप क्या कहते हो, ये तत्समक पढ़ लिया, योग का प्रतिलोम। क्या पढ़ना है हमें? योग का प्रतिलोम। ठीक है, योग का प्रतिलोम, इसको योज्य प्रतिलोम भी कहा जाता है, सुना होगा आपने, और नहीं सुना है तो जान लो। योज्य प्रतिलोम और इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। आप क्या कहते हो? एडिटिव इनवर्स कहते हो। क्लियर है? क्या होता है? तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो कि आपको तत्समक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तत्समक। और तत्समक क्या था? शून्य अवयव। अवयव के लिए क्या था? तत्समक अवयव। अर्थात इसी को आपने क्या कहा था? शून्य अवयव। अगर ऐसा मिल रहा है तो ये जो बी है, बी, ये आपका क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम किसका? ए का। योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो जो भी योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या होता है? इसका नेगेटिव होता है, जो इसके पहले पढ़ा। जैसे a प्लस माइनस ए इक्वल ओ आएगा, तो जो इसका नेगेटिव हुआ वो इसका क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं a अगर लेता हूं, a को मैंने कहा 1 2 -3 और -4, तो इसका नेगेटिव ऑफ ए क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे -1 -2 3 और 4। और अगर a प्लस माइनस ऑफ ए नेगेटिव से ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, आपको दिख रहा है? आप ऐड करोगे तो देखो 1 और -1 0, 2 और -2 0, 3 और 3, और ये सब 0 0 0 और 0, यानी कि आपको क्या मिला? जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो है, ये जो आया, ये इसका क्या कहलाएगा? ए का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक, आई बात समझ में?
क्लियर हो गई? चलो, तो आव्यूहों का अंतर क्या करना है? आव्यूहों का अंतर अगला जो पढ़ना है, तैयार हो जाओ, अब थोड़ा सा तेज चलेगी गाड़ी। क्या जानना है? आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस। अंतर क्या होता है? तो पहला, दोनों का क्रम समान होना चाहिए, वही कंडीशन, क्रम या कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा, अंतर कैसे मिलेगा? संगत अवयवों को परस्पर घटा दो आप, ठीक है। अंतर प्राप्त करने के लिए संगत अवयवों को आपस में घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे अगर मैंने a लिखा, a इक्वल क्या लिखा? 1 2 -4 3 2 0, और मैंने b लिखा 0 2 -3 5 4 7, कुछ भी लिख दिया। दोनों का ऑर्डर बराबर है, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 दोनों है, और दोनों 2 क्रॉस 3 हैं। तो अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो क्या मिलेगा? आप एक में से 0 घटाओ, 1 आएगा। देखो, जो पहले रहेगा उसमें से बाद वाला घटाना है। अगर b होता तो इसमें से उसको घटाते। क्लियर है? 2 में से 2 घटाओ, 0, ठीक है। -3, 4 में -4 में से -3 घटाओगे, -1, भाई माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। -4 + 3 कितना आ जाएगा? -1, घटा लेना अच्छे से। -2, फिर क्या आएगा? -2, और क्या आएगा? -7। तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ, आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। ये अंतर होता है, ऐसे आप अंतर निकालते हो। बहुत आसान है, सिंपल सा। अब बारी आती है यहां से गुणन की। देखो, योग और अंतर हमने पढ़ लिया, अब यहां से गुणन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो गुणन 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 आव्यूहों का गुणन। अगर मैं गुणन की बात कर रहा हूं, जो संक्रिया में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, गुणन, मल्टीप्लीकेशन। तो गुणन जो है वो 2 टाइप का है। कौन कौन सा? पहला, अदिश और आव्यूह का गुणन। अदिश कहने का मतलब क्या? अदिश का मतलब समझते हो? देखो, जबरदस्ती का इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसी को आप क्या कहते हो? अचर, कोई नंबर या कोई संख्या, सिंपल सा अचर संख्या कुछ भी ले लो, उसी को अदिश बोला जाता है। और दूसरा, आव्यूह और आव्यूह का गुणन। ये 2 चीजें हमें जाननी है, आव्यूह और आव्यूह का गुणन, 2 आव्यूहों का गुणन, सिंपल सा। पहला, नंबर और आव्यूह का गुणन, दूसरा आव्यूह और आव्यूह का गुणन। चलो, तैयार हो जाओ। क्लियर है? चले आगे। ठीक, तो कैसे गुणा करते हो? तो मैं अभी अदिश और आव्यूह का गुणन ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? अदिश या संख्या और आव्यूह का गुणन, ठीक है। अदिश और आव्यूह का गुणन। क्लियर? क्या होता है? अब मान लो कि कोई एक आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -2 है, 0 है। और मान लो कि कोई एक अदिश k है और k बराबर 2 है। तो अगर मैं k a निकालूं, k इंटू a, यानी कि 2 गुणे, और ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 4 5 -2 और 0। तो बस आपको करना क्या है, ध्यान एक चीज रखना है कि इस नंबर का सभी के सभी एलिमेंट्स में गुणा कर देना है। अभी आगे जब सारणिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा होता है, लेकिन
यहां पर जो गुणा होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स में हो जाता है। मैंने क्या कहा कि यहां पर जो गुणा होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। गुणा करो, 4 6 8 10 -4 और 0, बस इतना ही है इसमें। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या है? क्लियर है? क्वेश्चन आएगा, अभी आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो पूछ रहे हो क्वेश्चन इतने से ही आएगा? नहीं, इतने में से नहीं आएगा क्वेश्चन, अभी आगे आगे जो पढ़ेंगे उससे भी आएगा। मैट्रिक्स एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं पता है? आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैट्रिक्स के रूल से कहता है कि वो समीकरण सॉल्व करो, और वो बहुत आसान होता है। अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको आराम से लगा सकते हो, कुछ नहीं करना है उसमें, कोई कुछ फार्मूला कुछ नहीं याद रखना है, बस स्टेप आपको याद रखना है, इसके बाद ये करना है, और आसानी से आप 8 नंबर पा जाओगे। इसलिए पढ़ा रहा हूं ये और इसके बाद वाला चैप्टर दोनों मिल करके। ठीक है, कम से कम 12 नंबर आएंगे, 8 नंबर का ये आएगा। ठीक है, उसके बाद एक आध दो ऑब्जेक्टिव आएंगे और सारणी का मान निकालने के लिए आएगा, तो 10 से 12 नंबर इससे आप आराम से पा जाओगे। ये फिक्स है, ये आना ही आना है, कुछ आए या ना आए। ठीक है, आई बात समझ में? चलें आगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी दो प्रॉपर्टी है सिंपल सी, उसको सुन लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। कहोगे नहीं ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, आप दोनों को जोड़ करके किसी अदिश से गुणा करो, या दोनों में अलग अलग अदिश से गुणा करके जोड़ो, दोनों सेम आएगा। पहले दोनों मैट्रिक्स जोड़ा और फिर के से गुणा किया, और पहले के से गुणा कर लिया दोनों में, फिर जोड़ा, दोनों क्या है? उस टाइप के क्वेश्चन लगवाएंगे, लेकिन पहले उस लायक बनो तो। उस टाइप का क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, लेकिन पहले उस लायक बनो। वो कब होगा? जब हम सारणिक पढ़ लेंगे। एक्चुअल में आव्यूह और सारणिक दोनों मिला करके एक साथ क्वेश्चन आता है, अलग अलग नहीं आएगा। अलग से आएगा तो 1 नंबर का आएगा। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें मैट्रिक्स भी लगता है और डिटर्मिनेंट्स भी लगता है, आव्यूह भी लगेगा और सारणिक भी लगेगा। ठीक है, तो जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर मैं वो वाले क्वेश्चन लगवा दूंगा। क्लियर है? बहुत कॉम्प्लेक्स है? कहाँ कॉम्प्लेक्स है यार, इतना सीधा सीधा चैप्टर है, कह रहे हो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है, ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर दो अचर हैं आपके पास के और एल, और इनमें किसी नंबर से आपने गुणा किया, किसी आव्यूह से गुणा किया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग भी गुणा करके जोड़ोगे तो सेम आएगा। पहले में दो आव्यूह थे, दूसरे में दो अचर हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अचर से दो अवयवों के योग में गुणा करो, या पहले गुणा कर लो फिर जोड़ो, दोनों सेम है। यहां पर दोनों अचर को जोड़ करके गुणा करो या अलग अलग गुणा करके जोड़ो, सेम है। ठीक, चलो आ जाओ अगला। अब हम पढ़ने चल रहे हैं दो आव्यूहों का गुणन। सुकून से सुनना, इसके बाद दो टॉपिक और बचता है, खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। दो आव्यूहों का गुणन, ठीक है, दो आव्यूहों का गुणन। क्लियर? दो अवयवों के गुणन में कंडीशन ये है कि गुणा कब होगा और गुणा कैसे होगा, दो चीजें, कब होगा कब नहीं होगा। तो गुणा होने के लिए ध्यान से सुनना, पहले अवयव का अवयव में स्तंभों की संख्या ठीक बराबर दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या।
ठीक है, ये क्या है, ये है गुणा कब संभव है, गुणा कब होगा, ये उसका आंसर है। जब पहले अवयव में क्या हो, कॉलम, और दूसरे अवयव में रो, अगर दोनों बराबर हैं तो ये गुणा है। जैसे अगर ए और बी, मान लो मैंने कहा ए जो है वो 2x3 है और बी जो है वो क्या है, बी का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो 3x1 है। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है, 2x3 है, बी का ऑर्डर क्या है, 3x1 है। क्लियर। तो यहां पर गुणा संभव है, यहां पर गुणा क्या है, संभव है। क्यों, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या जो दोनों पास वाले हैं, अगर आप ए बी लिखोगे तो जो दोनों पास आएंगे, जो दोनों अंदर वाले हैं, ये दिख रहा है, अगर ये सेम दिख रहे हैं तो गुणा होगा। और इसका जो ऑर्डर आएगा, अब जो बचा, क्या बचा, 2 और 1, वो इसका ऑर्डर आएगा। दो चीजें मैंने बताई, गुणा कब होगा। ठीक, देखो इन्होंने कमेंट किया, सर मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाया हूं, अभी से एटलीस्ट 80% आ सकता है, बिहार बोर्ड से हूं। ठीक, मैंने एक दिन इसका जवाब और दिया था। ठीक है, और जवाब ये है कि पढ़ना आपको है। 80 क्यों बात कर रहे हो, 100 की बात करो, 100 आ सकता है, पढ़ना तो आपको है, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। आप पढ़ लोगे जैसा पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन आ गया पूरा सब कुछ सही लिख दिया तो 100 आ जाएगा, 80 क्या होता है, मैं तो 100 की बात कर रहा हूं, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। अभी क्या, तुम 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू करो, सब कुछ पढ़ लो, बस इतने इंटेलिजेंट बनो कि 10 दिन में सब पढ़ लो। अगर 10 दिन में सब पढ़ सकते हो, ठीक है, उसके अलावा भी ऑप्शन है, 5 दिन है, किताब ऐसे जो है स्कैन करो, ठीक है, ऐसे एक बार पलटो, एक पेज खत्म, आ गया। तो आपको पढ़ना है, आप आज से पढ़ो, कल से पढ़ो, 10 दिन बाद पढ़ो, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ो, पढ़ना आपको। अब 80 क्या 100 ला सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ना आपको। मैं कह दूंगा कि आ सकता, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बैठे हो कि मैंने कहा था आएगा, तो कहां से आएगा, फिर मुझे बाद में गरियाओगे। पढ़ोगे तब तो आएगा, 80 क्या 100 आएगा पढ़ोगे तो। ठीक है, तुम्हें कोर्स की तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। तुम क्यों पूछ रहे हो कि कोर्स कब कंप्लीट होगा, तुमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा तो तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कि कोर्स कब कंप्लीट होगा, तुम्हारे लिए ऑलरेडी कंप्लीट है। तुम जाओ प्लेलिस्ट खोलो, और उसमें वन शॉट भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वन शॉट भी है। ठीक है, 2-2 3-3 घंटे की वीडियोज हैं, देख डालो रोज 2-2 करके, 6 दिन में मैथ खत्म हो जाएगी। इसी तरह फिजिक्स है, 10 दिन में फिजिक्स खत्म कर लोगे, 10 दिन में केमिस्ट्री खत्म कर लोगे, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम दे लेना। ठीक है, मुझे पता है फेब से एग्जाम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ये पता है कि फेब से एग्जाम है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि पढ़ना कहां से है, पढ़ना कैसे है, कब से है। क्लियर, चलो आ जाओ इधर। तो मैंने क्या कहा, गुणा कब संभव है, जब पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तब आप गुणा कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है गुणा कैसे हो। पहले कब संभव है, गुणा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहां लिख देता, ठीक है, ए लिखता 2x3, बी लिख देता 2x3, गुणा होता। तो यहां पर ए बी जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि 3 और 2 बराबर नहीं है। आई बात समझ में। ठीक, तो गुणा कब होगा ये क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, गुणा कब होगा ये क्लियर है। अब दूसरा आता है गुणा कैसे होगा, गुणा कैसे होगा। ठीक है, तो गुणा कैसे होगा, तो दूसरे वाले का जो कॉलम है उसका गुणा पहले वाले की पंक्तियों में किया जाता है। दूसरे अवयव के
के स्तंभों का गुणा गुणा पहले अवयव के पंक्तियों में किया जाता है। ये ठीक है। तो गुणा कब होगा ये और गुणा कैसे होगा ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब इसको जितना मैंने लिखा ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको गुणा करना एक बता दूंगा तो सारे लगा लोगे। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब हम गुणा करते हैं। मान लो कि एक अवयव ए है और ए में जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, -1 है, 0 है, 3 है और 4 है, ये लिया। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक। और एक बी ले लेते हैं, बी, और बी में जो है हम क्या ले लेते हैं 5, 6 और -2। इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। कितने पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। कितने कॉलम है एक। जिनको कंफ्यूजन है ऑर्डर यहां सीख लेना। अब अगर गुणा करना है, क्या करना है गुणा, हमें क्या करना है ए बी निकालना है। ए बी का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं कहूं कि यहां से ए बी का क्रम लिखना है तो ए बी का जो क्रम आएगा, देखो 3 और 3 छोड़ दो जो सेम है, 2 क्रॉस 1 आएगा। ए बी का क्रम क्या आएगा 2 क्रॉस 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, तो इनका पहला कॉलम लो, इनका क्या करो पहला कॉलम लो और इसको उठा करके सीधा सीधा पहली पंक्ति पर रख दो। ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है C1 है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे R1 इंटू C1, ठीक है। आई बात समझ में? और इसको R1 की जगह पे लिखेंगे और फिर निकालेंगे हम R2 इंटू C1। आई बात समझ में? तो इसको उठाओ, इसके ऊपर रख दोगे तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा -2 आएगा। अब इनका आपस में गुणा कर लो। गुणा करोगे तो 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, यहाँ गुणा करोगे 2 गुणे 6 और यहाँ गुणा करोगे -2 गुणे -1 या -1 गुणे -2। पहले इसको लिख रहे हैं ना तो पहले इसी को लिख देते हैं, -1 गुणे -2। और सबको आप जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद सेम प्रोसेस, ये जो आपने 5, 6 और -2 लिखा, ठीक है, इनको दूसरे वाले पे शिफ्ट कर दो। 5 यहाँ, 6 और -2, ये मैंने केवल समझने के लिए लिखा है। तो क्या लिखोगे 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 और प्लस 4 इंटू -2। ये हो गया आपका ए बी। आई बात समझ में? तो जब ए बी हो गया, इनको यहां से हटा देते हैं। चलो अब इन्हीं को सॉल्व कर लो। तो जो ए बी आया वो क्या आ गया, देखो 5 प्लस 12 और माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ 0 प्लस 18 और -8। इनको आप सॉल्व कर दो तो कितना आ गया देखो 17 2 19 और यहाँ सॉल्व किया तो 10, ये आ गया। और इसका ऑर्डर क्या आया 2 क्रॉस 1, 2 पंक्तियां 1 कॉलम। तो ये आपका आंसर हुआ। ऐसे गुणा करते हो, ठीक है। बोलो भाई। थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, चलो कोई बात नहीं। गुणा कर लोगे, गुणा करना आ गया, गुणा करने में कोई समस्या? देखो गुणा कब होगा फिर से रिवीजन कर लो।
पहले वाले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तब गुणा होगा। और गुणा करते समय दूसरे का कॉलम लेंगे और पहले की सभी पंक्तियों में गुणा करते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे गुणा करोगे वैसे वैसे नीचे लिखते जाओगे। क्लियर है? हो जाएगा? चल, अब गुणा जब हो जाएगा तो एक लिख लो, होमवर्क लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ए इक्वल 1 2 3 4 5 -2 0 7 8 ये लिख दिया, ठीक है। और बी इक्वल लिख दिया मैंने क्या, ठीक है, 4 5 6 -2 0 1 और 3 2 5। तो आप ए बी निकाल के बताना क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है, निकाल लेना, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, परेशान ना हो। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर 2-3 नियम है, उनको जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, क्रम विनिमय नियम का फॉलो नहीं करता। क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, यानी कि ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो, ठीक है। दूसरा, साहचर्य नियम पालन करता है। अगर ए बी इंटू सी निकाल रहे हो या ए बी इंटू सी निकाल रहे हो तो ये होगा, बस अब बशर्ते इनका क्या हो जाए, गुणा हो जाए, इनका क्या हो जाए, गुणा हो जाए। क्लियर है? वितरण नियम होता है, वितरण नियम, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, इसको जान लेना। वितरण नियम क्या होता है कि अगर बी और सी आपने जोड़ दिया और ए से गुणा कर रहे हो तो ए बी प्लस ए सी निकालोगे और गुणा करके जोड़ो तो भी बराबर आएगा, यानी कि इसका भी पालन करता है। इसको क्या कहते हैं? योग पर गुणन का वितरण, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हो? वितरण नियम, ठीक है। नोट करते चलो, सबको देख लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो। एक होता है कैंसिलेशन लॉ, चौथा निरसन नियम, निरसन नियम क्या होता है? निरसन नियम, ठीक है, कि अगर मान लो कि ए बी इक्वल ए सी है, ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है, ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये बताता नहीं है कि बी और सी बराबर है। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक। अब एक चीज और, ये आपके सिलेबस में है, इसको जान लेना। अगर मान लो कि आपके पास एक आव्यूह ए है 0 1 0 0 और एक आव्यूह बी है 1 0 0 0, तो अगर मैं ए बी निकालूं, ए बी निकाल सकता हूं ना, ए बी निकल जाएगा भाई। ए बी अगर निकालूं तो इसका गुणा इधर करूंगा तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, इसका गुणा यहां करोगे तो 0 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया। दूसरे वाले का गुणा करोगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 और 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। सॉल्व कर लो, यहाँ 0 यहाँ 0, यानी कि ए बी जो आया वो 0 0 0 और 0 शून्य अवयव आ गया, ठीक है। तो दो अशून्य अवयवों का गुणन भी शून्य हो सकता है, ठीक है। यहां से रिजल्ट क्या मिला? तो यहां से रिजल्ट हमें मिला कि दो अशून्य अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन शून्य हो सकता है, ठीक है। देखो ये भी अशून्य अवयव है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन हमने गुणा किया तो क्या मिला? शून्य अवयव मिला। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसको नोट करके लिख लेना, बहुत जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये नोट आप जरूर लिखना कि दो अशून्य अवयवों का गुणन शून्य हो सकता है। क्लियर है?
एक बचता है तत्समक। तत्समक जान लेते हैं जल्दी से। गुणन का तत्समक आइडेंटिटी। तो मान लो कि ए में आप एक आव्यूह है बी से गुणा कर रहे हो और आपको क्या मिल जाए, ए मिल जाए फिर से। तो जो बी आया इसको क्या कहोगे, तत्समक। और इसके लिए क्या होता है, आई, तत्समक आइडेंटिटी आव्यूह, ए इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर ए। ये जो होता है इसी को आप क्या कहते हो, तत्समक कहते हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं ले लूं, एक एग्जाम्पल ले लूं, ए बराबर मैं ले लेता हूं 2 4 -1 और 2, मान लो ये ले लिया। तो अगर मैं आई लेता हूं, I2 लूंगा गुणा करने के लिए, क्योंकि आई जो है वर्ग आव्यूह है, आई कैसा है, वर्ग आव्यूह है। तो 1 0 0 1 लोगे आप। अब अगर a इंटू आई निकालोगे तो क्या आएगा, देखो आप इसका गुणा यहाँ करोगे 2 आएगा और ये कितना आएगा 0, यानी कि यहाँ 2 आया। इसका गुणा यहाँ करोगे ये -1 आएगा और ये 0 आएगा। इसका गुणा यहाँ करोगे ये 0 आएगा और ये कितना आएगा 4 आएगा। इसका गुणा यहाँ करोगे ये जो 0 आएगा और ये 2 आएगा। देखो फिर से a मिल गया। तो ये जो आया इसी को आप गुणन का क्या कहते हो, तत्समक कहते हो। ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज फिर से बता दें, प्रॉपर्टीज में क्या इशू है भाई। चलो आ जाओ, देखो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनका गुणा हो। जैसे अगर मैं a ले लिया 2 क्रॉस 3 और b ले लिया 3 क्रॉस 1, ये ले लिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे a b निकाल सकते हो लेकिन b a नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि b a निकालोगे तो ये स्तंभों की संख्या और ये पंक्तियों की संख्या 1 2 के बराबर नहीं है, गुणा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, साहचर्य नियम अगर गुणा करने योग्य है तो फॉलो करता है, साहचर्य नियम का पालन होता है। आपको डिटेल में अगर ये जानना है कैसे होता है तो आप पुरानी वाली वीडियो देख लेना जाके, टाइम है आपके पास, आप देख सकते हो। ठीक है, बस जानने की चीजें जानते रहना। ठीक है, वितरण नियम, दो आव्यूहों का अगर आप जोड़ के गुणा करोगे या दोनों से अलग अलग गुणा करके जोड़ोगे दोनों सेम आएगा। ठीक है, निरसन नियम मैंने बताया कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि ए और ए बराबर, जैसे हम नंबर्स का गुणा करते हैं, हम 5x इक्वल 5y लिखते हैं तो हम कहते हैं 5 और 5 कट गया, x बराबर क्या आ गया y। ये किस में लगता है, संख्या पद्धति में। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि b और c क्या है, बराबर हो। आप गुणा करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा लेकिन अलग अलग हो सकते हैं b और c। ठीक है, और इसी का रिजल्ट हमें ये मिला। क्लियर, a और b का गुणा किया 0 0 आया। अब b की जगह अगर एक मैं c ले लेता हूं 0 0 0 और 0, और a और c निकालेंगे तो भी क्या आएगा 0 0। तो क्या b और c बराबर है, नहीं है, b और c अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है, सेम है। a भी निकाला 0 0 आया, ac भी निकालोगे, अगर ac निकालोगे तो क्या आएगा, ac भी क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। और 0 मैट्रिक्स आया तो क्या b और c बराबर है, नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात, आई बात समझ में। एमपी बोर्ड का सिलेबस कितना कटा है कैसे पता करें, एमपी बोर्ड का आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो बोर्ड का है, ठीक है, वहां का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है जो भी है उसको ओपन करो, वहां सिलेबस दिया होगा, आप वहां से देख लो। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ कोई समस्या है प्रॉपर्टीज में, अगर नहीं समस्या है तो आगे चलो। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आसान भाषा में एकदम, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज। क्या जानना है, ट्रांसपोज। क्लियर, चलो ट्रांसपोज क्या कहता है। ठीक है, कि अगर आव्यूह ए है तो आप रो को क्या करो, कॉलम में चेंज कर दो। किस में बदल दो, रो को आप बदल दो कॉलम में और कॉलम को बदल दो रो में। जैसे अगर मैं ए लेता हूं, ए को मैं लिया 2 3 4 -1 0 5, ठीक है, तो इसका जो परिवर्त है उसको 8, ठीक है, ट्रांसपोज या ए के ऊपर टी लिखते हैं, इससे लिखा जाता है।
तो ए ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या करो, 2 - 1, 3 और 0 और 4 और 5। यहाँ पे ऑर्डर था 2x3, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3x2। 3 पंक्तियां हो गई, 2 कॉलम हो गए। ये परिवर्त है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो। बोलो आई बात समझ में? जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, नहीं तो चलें आगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने एक सिंपल सी बात कही, मैंने कहा आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज। ठीक है, आव्यूह का ट्रांसपोज। क्लियर है? तो क्या करो, रो को आप बदल दो किसमें, कॉलम में, और कॉलम को बदल दो किसमें, रो में। जैसे ए इक्वल मैं लिख दूं 2 3 5 -1 0 और कुछ भी लिख लो 4, ये लिख दिए। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको आप डैश लगाते हो या ए के ऊपर टी लिखते हो, मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या आएगा, आप क्या करोगे, रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, 2 - 1 3 0 और 5 और 4। ये हो गया, ये हो गया 3x2, ये क्या था 2x3। तो देखो क्या हुआ, एलिमेंट्स की पोजीशन बदल गई। ये पोजीशन कौन सी थी, देखो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये A1 2 थी, पहला रो दूसरा कॉलम, और यहां पर देखो क्या हो गया, तो यहां पर इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है 2 1 हो गई, दूसरा रो पहला कॉलम, तो एक चीज बदला। और यहां पर ऑर्डर जो था 2x3 था, यहां पर ऑर्डर 3x2 हो गया, बस इतना बदलता है। क्लियर? आई बात समझ में? बताओ भाई। चलें आगे एकदम सुकून से। बराबर होगा तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित आव्यूह। आगे आगे अभी पढ़ेंगे, जब बराबर होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां पर दो चीजें बदलें, क्या, अगर ए जो है, मैं कह रहा हूं कि Aij m×n है, ठीक है, तो यहां से ए ट्रांसपोज जो होता है वो Aj हो जाता है। देखो एक तो पंक्तियों का पोजीशन बदल जाता है और ये n×m हो जाता है। ये हमें रिजल्ट मिला यहां से। अगर ऐसा है तो वो इसका क्या है, परिवर्त है, और ये उसका परिवर्त है, दोनों आपस में परिवर्त है। क्लियर दिख रहा? देखो ये क्या था, 1 2 था, तो ये क्या है 2 1 है, तो ये Ij है तो क्या हो गया Ji। यहाँ पर 2x3 था तो यहाँ 3x2 है, यानी कि m×n है तो n×m हो गया। क्लियर हो गया? परिवर्त के गुणधर्म, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, सुनो। प्रॉपर्टीज, पहला, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो ए आता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्लियर है भाई? रो कॉलम किया, फिर कॉलम को रो कर दिया तो फिर से वही आ गया। दूसरा, अगर आप गुणा करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो अगर आप पहले ट्रांसपोज निकालो और फिर उनका क्रम बदल के गुणा करो, देखो ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और दिस इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना। आपको ये गुणा करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो दोनों का ट्रांसपोज निकालो और क्रम बदल के गुणा करो। क्लियर है? तीसरा, अगर आप जोड़ करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो आप अलग अलग भी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं और जोड़ सकते हैं। चौथा, अगर आप घटा करके ट्रांसपोज निकाल रहे हैं
तो आप ट्रांसपोज निकाल के भी घटा सकते हैं, बराबर आएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, और इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं। एक टॉपिक और बचता है छोटा सा, जिसको पढ़ लें, खत्म करें हम लोग। जल्दी बताओ। बस खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सारणिक की, अगली क्लास में। क्लियर? चलो, तो आगे हमें जानना है क्या? सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो पहले हम जानेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है? तो एक सिंपल सा रूल, जिसका परिवर्त और आव्यूह दोनों बराबर हो। अगर ए और ए ट्रांसपोज बराबर है तो ए को हम क्या कहेंगे? सममित आव्यूह। एकदम आसान भाषा में ए को क्या कहेंगे? सममित आव्यूह। क्लियर? बोलो भाई, कोई समस्या है किसी को? मैं इतनी देर से सोच रहा हूं कि क्या हुआ, क्यों बोर्ड जो है गायब हो गया। ठीक है, क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, आई 100010001, ठीक है। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका क्या निकालूं? ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा? देखो, पहला वाला कॉलम ये है, दूसरा वाला कॉलम ये है, तीसरा वाला कॉलम ये है, और ये किसके इक्वल है? आई के। तो आई कैसा है? सममित आव्यूह है। कैसा? सममित आव्यूह है। देखो, आई बात समझ में? यहां से जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। किसी आव्यूह को भी सममित और विषम सममित के रूप में लिखने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है, हमेशा नहीं आता है। लेकिन जो 8 नंबर है और 10, मतलब 10 से 12 नंबर फिक्स है, 5 आ गया तो वेटेज बढ़ जाएगा इसका। ये बात समझ में आई? देखो, आपने रो कॉलम इंटरचेंज कर दिया, इसको जो है मैंने ये लिखा, इसको जो है ये लिखा, और इसको जो है ये लिखा, और फिर से वही मिल गया। तो आई और आई ट्रांसपोज बराबर है, तो आई कैसा है? सममित है। दिख रहा है? चलो, अब विषम सममित की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विषम सममित आव्यूह। इसको क्या बोला जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए? माइनस ए के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए इक्वल लिख रहा हूं, मान लो कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है, या 0 1 2 लिख देते हैं। ऐसे देखो, इसको लिखा 0 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, और 0 लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं? ए ट्रांसपोज निकालूं, तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज निकालो भाई, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 आएगा, -1 -2, 1 0 -3, फिर आएगा क्या? 2 3 और 0, ये आ गया। और अगर मैं इसका माइनस निकालूं, यहां से क्या निकाल दूं? माइनस ऑफ ए निकाल दूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 -1 -2,
1 0 और -3, और क्या आया 2 3 और 0। तो देखो ये और ये दोनों सेम आए, A ट्रांसपोज -A के इक्वल हुआ, ऐसा हुआ तो ये क्या है, ये विषम सममित अवयव है। बोलो, किसी को कोई समस्या हो तो बताए, देख लो। ठीक, तो यहां से दो चीजें जानने लायक हैं, आप देख के बता सकते हो। कैसे, देखो बता रहा हूं, सुनो। ये क्या है, ये विषम सममित है। क्लियर। तो पहली चीज मिली कि इसका जो मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट 0 है। देखो, विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। पहली प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, दूसरी चीज आप देखो कि जैसा ऊपर दिख रहा है, ये दिखा, वैसा ही नीचे दिख रहा है, बस साइन अपोजिट है। ठीक, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव समान होते हैं, परंतु उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। आप देख के बता सकते हो कि कौन सा अवयव, ठीक है, विषम सममित है और कौन सा सममित है, देख के बता लोगे ना। देखो, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे दिख रहा है, बस क्या है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, इनके साइन अपोजिट है, बस इतना है। यही दो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है और दोनों को देख के बता सकते हो। बोलो, क्लियर। चलो, अब एक नोट, और इसी पे हमें क्वेश्चन आता है। नोट, किसी वर्ग अवयव, एक चीज ध्यान रखना, ये वर्ग अवयव होगा। ठीक है, आई बात समझ में। किसी वर्ग अवयव ए के लिए अगर ऐसा नहीं होगा तो जोड़ घटा नहीं पाएंगे। ए के लिए पहला रिजल्ट, ए और ए ट्रांसपोज ये हमेशा क्या होता है, सममित होता है। ये कैसा होता है, सममित अवयव होता है। क्लियर। और दूसरा, ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित अवयव होता है। क्लियर है। अगर ए और ए ट्रांसपोज जोड़ोगे तो सममित आएगा, और ए में से ए ट्रांसपोज घटाओगे तो विषम सममित आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो, डेली 2 क्लास होती है, ये नोट कर लिया, ये सममित होगा और ये विषम सममित, और इसी पे क्वेश्चन आता है और लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सुकून से पढ़ो, कहा था ना। देखो, डेली 2 क्लास चलती है, टाइम टेबल जान लो जिनको जानना है, 2 मिनट और टाइम लगेगा। डेली 2 क्लास होती है, एक क्लास 5 बजे से होती है, 5 PM। ठीक है, और एक क्लास जो है 8 बजे से होती है। ठीक, अब वो जो है
मतलब ये फिक्स नहीं है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, लेकिन मोस्टली रिपीट कर जाती है, जो जब अवेलेबल रहता है तो वो पढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका वीकली आपको, ठीक है, वीकली टाइम टेबल मिल जाता है। आप देख लेना, कम्युनिटी पे पढ़ा होगा, इस सप्ताह का टाइम टेबल बना होगा कि इस सप्ताह कौन कौन सी क्लासेज होनी है। क्लियर? बायो वाले भी आ गए? कोई बात नहीं, आराधना पढ़ने दो, ठीक है, मैं इतना अच्छा पढ़ाता ही हूँ। वो तो शुरू में इनको पता नहीं था, नहीं तो ये लोग बायो लेते ही ना, मैथ ले लेते, है ना। क्लियर? तो देखो, अब जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर वाला, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। कहता है कि किसी आव्यूह को जो है, आव्यूह ए को, ठीक है, ये वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह ए को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हो? तो आप क्या करते हो, ए इक्वल हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आप निकाल देते हो, तो जो आता है वही क्या हो जाता है, ये सममित वाला पार्ट होता है। ये कौन सा होता है? सममित, बहुत आसान होता है। और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है? विषम सममित। आई बात समझ में? सममित और विषम सममित। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, सममित और विषम सममित में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, तो बस एक सिंपल सा काम करना है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, तैयार हो जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? 2 -2 और -3, -2 -3। क्लियर? उसके बाद -1 3 4 ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या? 1 -2 -3, 1 -2 -3, ये दे रखा है इन्होंने। अब कह रहे हैं कि इसको सममित और विषम सममित के रूप में लिखिए। तो अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं यहां से क्या निकाल लूं? ट्रांसपोज निकाल लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 -1 और 1, इधर लिखोगे तो -2 3 और -2, यहां लिखोगे तो -3 4 और -3। ये हो गया ट्रांसपोज। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? ए इक्वल हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस चीज को मैं P कह देता हूं और इसको मैं Q कह देता हूं। इसको मैं क्या कह देता हूं? Q। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है, हाँ भाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा कमेंट कर दिए, रुको पढ़ लेता हूं। क्या लिखे हो? लास्ट वाला समझ नहीं आया अमजद? क्या नहीं समझ में आया भैया लास्ट वाला? चलो अभी डिस्कस कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो यहाँ सीलू बायो वाले भी हैं, मैथ पढ़ने लगे, बताओ। अरे तुम लोग बायो पढ़ो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले करना चाहिए था। ठीक, चलो मैं उनसे बोल दूंगा भैया, तुमने जो है विवेक सर के लिए लिखा है शायद, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, चुनुआ मुनुआ रिंकिया, ठीक है, मैं बता दूंगा उनको कि आपके लिए कमेंट आया था। ठीक है, हाँ चलो। तो देखो अमजद, इसको आप निकालोगे तो ये क्या होता है, देखो प्रूफ कराना है, मतलब जो है कभी प्रूफ करने को आता नहीं, इसलिए मैंने प्रूफ नहीं कराया, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। आपको प्रूफ अगर देखना है तो पुरानी वीडियो में देख लेना या बुक में भी है। तो ये पार्ट जो होता है सम्मित होता है और ये पार्ट क्या होता है? विषम सम्मित होता है। तो इस ए को हमें 2 पार्ट में लिखना है, एक पार्ट कैसा होना चाहिए? सम्मित, और एक पार्ट कैसा होना चाहिए? ठीक है, विषम सम्मित। क्लियर? तो अगर मैं P की बात करता हूं, अगर मैं P निकालना चाहता हूं,
तो P इक्वल हाफ A प्लस A ट्रांसपोज आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाफ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 में से 2 जोड़ा 4, -2 -3 और -3 1 -2, इसको जोड़ो -3 और यहाँ जोड़ोगे तो 6, यहाँ जोड़ोगे तो 2, यहाँ जोड़ो भाई -2, यहाँ जोड़ोगे 2 और यहाँ जोड़ दिया तो -6, ये हो गया। और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी आपने पढ़ा था अदिश का गुणन, 1/2 से गुणा करोगे यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ गुणा करोगे -3/2, यहाँ गुणा करोगे -1, यहाँ गुणा करोगे -3/2, ठीक है, यहाँ गुणा करोगे 3, यहाँ गुणा करोगे 1, यहाँ गुणा करोगे -1, यहाँ गुणा करोगे 1, यहाँ गुणा करोगे -3। तो ये आ गया सममित वाला पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन आ गया, सममित वाला। और सेम इसी तरह से, ठीक है, सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, क्यू निकालना है। क्या करना है भाई, क्यू निकालना है। तो चलो क्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं क्यू निकालता हूं तो क्यू इक्वल हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा, तो हाफ यहाँ लिख दिया और घटा के लिख दो। इसमें से उसको घटाओगे 0, -2 में से -1 घटाओगे -1 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो -4 आएगा, ठीक है, 1 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, 4 में से -2 घटाओगे 6 आएगा, ठीक है, 1 में से -3 घटाओगे 4 आएगा, -2 में से 4 घटाओगे -6 आएगा, -3 में से -3 घटाओगे 0 आएगा। अब यहाँ पर माइनस हाफ से गुणा कर दो तो 0 आएगा। देखो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ गुणा करोगे -1/2 आएगा, यहाँ गुणा करोगे -2 आएगा, यहाँ गुणा करोगे 1/2 आएगा, यहाँ गुणा करोगे 0, यहाँ 3, यहाँ गुणा किया 2, यहाँ गुणा किया -3 और यहाँ गुणा कर दिया तो 0। ये आ गया विषम सममित वाला पार्ट। बस इनको इनकी जगह पे रख दो। आंसर जो लिखना लास्ट में वो क्या लिखना है आपको, तो देखो जोड़ना नहीं है, बस आपको आंसर क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है आपको, ठीक, एक ही जगह पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें अगर आप रख देते हो तो क्या है 2 -2 और -3 और कितना है भाई -1 3 और 4, 1 -2 और -3, ये लिखना बराबर, ये लिखना क्या लिखा हुआ है 2 -3/2 और -1 और क्या लिखा हुआ है -3/2 और 3 और 1 और क्या लिखा हुआ है -1 1 और -3, ये हो गया। और प्लस, इसी के आगे प्लस और ये वाला लिख देना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखते हो, ठीक है, इसको क्या करते हो लिखते हो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं भाई और इनको ऐसे बदल देते हैं, ठीक। तो ये जो आया, ये जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट वाले बॉक्स में, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इनको जोड़ना नहीं है, इनको इसी तरह 2 पार्ट में लिखना है। और ये वाला पार्ट क्या होगा, सममित होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, विषम सममित होगा। देखो मुख्य विकर्ण 0 है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, बस साइन अपोजिट है। यहाँ देखो रो कॉलम इंटरचेंज करोगे फिर से यही मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। तो इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक सममित आया और एक क्या आया, विषम सममित आया, ठीक। बताओ, खत्म हो गई क्लास, चैप्टर आपका फिनिश हो गया यहाँ पर। अब इसके आगे हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ठीक है, व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी इसमें सिलेबस में है, लेकिन वो हम सारणी के साथ पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनवर्स छोड़ के, ठीक है, इनवर्स छोड़ के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लगाना है। चैप्टर नंबर 3 का, ठीक, ये आपका HW है जिसको होमवर्क कहते हो, ठीक। ये काम करना है आपको, पहले एग्जाम्पल लगाओ फिर PYQ लगाना। एग्जाम्पल लगा लो
और इससे रिलेटेड जितने PYQ आए हैं आप अनसॉल्व में देख के लगा सकते हो। अरे यार यूट्यूब पे किसी का भी चैनल होगा तो फ्री में ही, आप नेट का पैसा देते हो बस, ठीक है। मेरे चैनल से क्या, किसी के भी चैनल से भी सीख सकते हो, तुम्हें सीखना है। कभी कभी तुम लोग ऐसा कमेंट करते हो कि मतलब बड़ा ताजुब होता है सोच के। अब तुम पूछ रहे हो कि आपके चैनल से फ्री में, भाई चैनल फ्री में ही पढ़ रहे हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कल तक सीख लूंगा कि नहीं, अरे सीखने को 2 घंटे में सीख लोगे यार, कल तो बहुत दूर है अभी, ठीक। तो आज की क्लास बंद की जाए, चलिए फिर, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट, सारणिक, ठीक है। उसको जल्दी से निपटाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल पढ़ेंगे, फिर जो है कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर जो है वेक्टर पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मैथ खत्म हो जाएगी, है ना। देखो मैथ यहाँ 2 मिनट भी नहीं लगा, खत्म कर दिया मैंने, क्लियर। तो चलिए फिर सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।